The probability that a student passes only in mathematics is 1 by 3. The probability that the student passes only in English is 4 by 9. The probability that the student passes in both of this subject is 1 by 6. The probability that the student will pass in at least one of these two subject, at least one of this. यूनियन वाला खेला पूछा जा रहा है. अब मुझे पता है आपको आंसर आ चुका है, विच इज़ 11 बाई 18. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ये कैसे हुआ सर जी? तो सबसे पहले आपका जो गलत सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं. आप क्या कह रहे हो, मैथमेटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, दोनों में पास होने की 1/6 है और यूनियन मांग रहे हैं. तो सर जी देखो सोल्यूशन कितना सिंपल हुआ. ये तो अपना बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला ही हो गया ना, कि पहले पी ऑफ एम पास होना है मैथ्स में तो 1/3 है प्रोबेबिलिटी, पास होना है इंग्लिश में तो 4/9 है प्रोबेबिलिटी, दोनों में पास होना है तो प्रोबेबिलिटी है 1/6. और यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा था क्या, हमसे मांगा जा रहा था यूनियन. तो यूनियन फाइंड करने के लिए तो पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई होना चाहिए. तो यहाँ पर सर जी हमको कहना पड़ेगा 1/3 प्लस 1 नहीं 1 तो नहीं है 4 है, 4/9 माइनस 1/6. बेस को 18 करने के लिए जो मैनिपुलेशन है वो कीजिए, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. और यहाँ पर देखो सर जी, यहाँ पर हम कह सकते हैं ना ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया 11, तो 11/18. यही तो कह रहे थे सर जी, दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट. बट ये है गलत. दिस इज रॉन्ग, दिस इज द ट्रैप सेट बाय द गेट एग्जामिनर. हमेशा यही तो मैं सिखाता हूँ अपने कंसेप्चुअल क्लास में कि कैसे बचना इन ट्रैप से. और वो ट्रैप इसलिए है क्योंकि आपने एक शब्द नहीं पढ़ा ओनली इन मैथ्स जिसमें इंग्लिश का इंटरफेरेंस नहीं है, ओनली इन इंग्लिश जिसमें मैथ्स का इंटरफेरेंस नहीं है. ये ओनली के कारण कहानी चेंज हो जाती है और कहानी अब बन जाती है कुछ यूँ. ध्यान से देखना, वेन डायग्राम से अब ये सवाल बनाना है. वेन डायग्राम के हिसाब से हम कहेंगे ये मेरा सैम्पल स्पेस है, ये वाला मैथ्स हो गया, ये वाला इंग्लिश हो गया. ठीक है, सिर्फ मैथ्स होना, देखो ओनली इन मैथ्स का मतलब ये वाला रीजन, ओनली इन मैथ्स की कहानी दे रखी थी 1/3. सिमिलरली ओनली इन इंग्लिश ये कहानी दे रखी थी 4/9. और अब दोनों में पास होने की कहानी दे रखी थी 1/6. इसलिए ये पहला स्टेप है. अगर ये बात समझ में आ गई तो आंसर समझ में आ जाएगा कि अब सभी को ऐड करना है. यूनियन क्या होता है, आइदर मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो या दोनों में हो. ठीक है, यूनियन मतलब ये येलोइश रीजन. तो सभी प्रोबेबिलिटीज़ आपको ऐड करनी थी टू गेट दी आंसर. सो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 4/9. तो आपका आंसर जो है वो 17/18 आता है. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. ये भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से बन जाएगा. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉग का इस्तेमाल करके चीज़ों को बना रहे थे. सब ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था
कि जब भी हमारे पास ln 1 प्लस ए बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं लिमिट में लिख देता हूँ, नहीं तो देखो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ln हो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बट फिलहाल जो फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स दी होल पावर एक्स, तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, तो इसका आंसर है बाय डिफ़ॉल्ट e का पावर a। ये मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लास में ट्रिक के फॉर्म में समझाया था। इसी ट्रिक का इस्तेमाल इधर करेंगे और चुटकियों में चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो लिमिट घुसपैठिया है, इसको लॉग वॉक से फ़र्क नहीं पड़ता, घुसपैठिया सीधा अंदर घुस जाता है, ठीक है, तो ये पहली बात है। दूसरी बात है लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको पावर में ले सकते हैं तो पावर में ले लो। अगर ये दो चीज़ आप कर लोगे तो अब हमारा लिमिट कैसा दिखाई देगा पता है? मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँ क्या? चलो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो है इसको पावर में भेज देते हैं ताकि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है वो मेरे सोल्यूशन को समझ सके, बाउंसर ना चला जाए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है स्टेप बाय स्टेप, एग्जाम में तो एकदम रॉकेट स्पीड में ही करना होता है। नेवरदीलेस अब मैं क्या कहूँगा, लिमिट की प्रॉपर्टी है घुसपैठिया है, अंदर घुस जाता है, तो उसको ln लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर हमारे पास क्या क्या है 1 प्लस, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ दैट 1 प्लस ए की वैल्यू 2024 क्योंकि उस टाइम का पेपर है, और फिर पावर में ये x/2 है ना, तो x को इधर लिखूँगा और इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए वो जो हाफ है उसको इधर भेज दूँगा बाहर। बस अब ये सब करने का ये पर्पस क्या था कि ये जो अंदर की कहानी है, ये लक्स कोजी की ऐड नहीं है, ये जो अंदर की कहानी है ये क्या है सर, ये इससे मैच कर रहा है, जो आपने ट्रिक आपने समझा उसी से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो अब आंसर बता दीजिए फिर कि ln ऑफ अंदर है e का पावर 2024 और उसके पावर में हाफ, तो अब यहाँ पर ln ऑफ e का पावर 2024 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, e का पावर 1012। अब बस ये 1012 बाहर आ जाएगा, ln e जो है वो 1 बन जाएगा, देयरफॉर द आंसर इज 1012। Let A be any n cross m matrix where m is greater than n. Which of the following statement is or are true about the system of linear equation ax is equal to 0? Is or are true, ये हो गया हमारा MSQ। अगेन एक ऑप्शन सही या एक से ज़्यादा सही। अक्सर है ना बच्चों को बिलीव नहीं होता कि MSQ में एक ऑप्शन भी सही हो सकता है सर जी। हाँ, यहाँ पर ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, बाकी BCD गलत है। ऐसा कैसे हो गया, ध्यान से देखना, बहुत ही वर्डिंग्स में उन्होंने प्ले आउट किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा इस क्वेश्चन में n m m n ये सब है ना, ये पहले इसको आप समझो कि बेसिकली ये कहना चाहते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका साइज़ है n क्रॉस m, फिर सिस्टम बनाया गया है Ax इज इक्वल टू 0, तो x हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होगी एंड दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, ठीक है। सो x जो है उसका साइज़ क्या होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये जो है वही पहले आना चाहिए, रो होना चाहिए, इनटू यहाँ पर 1 होगा क्योंकि एक कॉलम वेक्टर एक वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, तो इनटू 1,
और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा m×1, नॉट m×1, n×1, क्योंकि ये दोनों कटेंगे, जो बच गया है वही साइज होगा। ठीक है, तो पहला तो आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, और इससे एक इंट्यूटिव आइडिया आता है कि जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है उसके पास m वेरिएबल है, इससे एक आइडिया आता है। एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई ना, उसके बाद आपको एक और चीज़ देखनी है जो है m इज़ ग्रेटर देन n। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, m इज़ ग्रेटर देन n यहाँ पर कहा गया है। बाकी कुछ नहीं, होमोजीनियस सिस्टम है तो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन की तो बात ही नहीं रहेगी। और अब एक एक करके हमें ऑप्शंस वेरीफाई करना है। अब सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ना, दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट m-n लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन टू दिस सिस्टम, ये जो एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट, इसके वजह से ये सही हो गया। ठीक है, सो ये बहुत ही की वर्ड है। अगर ये एटलीस्ट नहीं होता तो ऑप्शन ए भी गलत होता, फिर ये मार्क्स टू ऑल ही हो जाता। सो एटलीस्ट के कारण ये सही हो गया, पर ऐसा कैसे सही हो गया सर जी, प्लीज़ एनलाइटन अस। तो वो एनलाइटमेंट देने के लिए अब यहाँ पर मैं आया हूँ। ऑप्शन ए को डिटेल में समझते हैं कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है वो कितना होता है, वो होता है n-r, जो मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लास में सिखाया था। बट n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। R का मतलब क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A, यही होता है ना। अब ये जब मैंने इंग्लिश में लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स m है। देखो देखो, ये वही तो इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारा m है। ठीक है, यहाँ का n और हमारे फॉर्मूले के n से आप कंफ्यूज मत हो जाना, हो रहे हो तो इसको मैं काट देता हूँ और मैं ऐसे इंग्लिश वाला ही यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, m वेरिएबल्स था। रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए कुछ भी हो सकता है ना, नहीं, रैंक ऑफ ए यहाँ पर देखो ए की साइज पर डिपेंड करता है। ए की साइज n×m है। जब n×m आता है तो मैंने प्रॉपर्टी कहा था, क्या कहा था कि दोनों में से जो मिनिमम हो, सो रैंक ऑफ ए वुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ n, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो कौन मिनिमम है, n मिनिमम है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज़ व्हाट, लेस देन इक्वल टू n। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तब जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स कुछ है कि पहला पॉइंट आपको ये पता हो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का फॉर्मूला। दूसरा, रैंक ऑफ ए जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो प्रॉपर्टी क्या कहता है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमको पता था दैट m बड़ा है n से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे कंक्लूड करें, अगर है ना मैं जस्ट m में चर्चा करूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसमें चर्चा करना नहीं चाहता। इसलिए मैं कुछ सिंपल नंबर्स लेना चाहता हूँ, लेट m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2, ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आपको अब समझ में आ जाए कि इस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाएगा m माइनस रैंक ऑफ a। सो m था 4 माइनस रैंक ऑफ a, और रैंक ऑफ a किसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू n। सो रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n इज 2, तो 2। तो अब यहाँ पर केसेस बनेंगे और हमको चीज़ें आगे लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, सो बनाते हैं केसेस और बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कट पेस्ट का बिजनेस किया है। ठीक है, यानी जो प्रीवियस वाला ये जो था ना, इसी को यहाँ पर कट करके ऐसे लिखा है ताकि आपको अब ये केसेस समझ में आए। कौन से केसेस, ये जो अब बनने वाले हैं, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ ए हमारा 2 हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 4 माइनस 2 2 आ गया। अगर रैंक ऑफ ए हमारा 1 हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 4 माइनस 1 3 आ गया। अगर रैंक ऑफ ए हमारा 0 हो गया, जो कि हो सकता है कभी कभी, तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 4 माइनस 0 4 आया। ये जो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आया है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और 2 था क्या सर जी, 2 हमारा था n, नहीं, 2 आपका था m माइनस n। ठीक है, m माइनस n।
ये हमारा 2 था। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m माइनस एन, यानी एटलीस्ट m माइनस एन के बराबर होगा। तो एटलीस्ट m माइनस एन के बराबर होगा, वही तो वो कह रहे थे। अब समझ में आया ऑप्शन ए क्यों सही है? तो देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ सवाल एकदम टफ पूछे जाते हैं ताकि वहाँ से टॉपर्स डिसाइड हो। वो एक सवाल ये है, जैसे आपको इनडायरेक्टली ये समझना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स m है, उसके बाद आपको ये समझना है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज m माइनस रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, और फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया m इज़ 4 n इज़ 2, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले हमारे सोल्यूशन पर। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज 4 माइनस रैंक ऑफ ए, क्योंकि m हमारा 4 था और रैंक ऑफ ए अब लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पॉसिबिलिटीज़ है, वो पॉसिबिलिटीज़ जो हम देख रहे थे 2 3 4, ये ऐसे सेट आ रहा था आंसर का। सो 2 3 4 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी एटलीस्ट m माइनस एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, अब ऑप्शन बी क्यों गलत है? सेम कॉन्सेप्ट है ना। ऑप्शन बी क्यों गलत है? यहाँ पर वो एटलीस्ट वाला वर्ड है ना, इसमें मिसिंग है, क्योंकि आपको पता है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट सेम है, n माइनस आर का ही है। तो यहाँ पर बी क्यों गलत है? सेम कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इज इक्वल टू n माइनस आर, बट यहाँ पर हम क्या कहेंगे m माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि m हमारा वेरिएबल है और रैंक ऑफ ए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, बट प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज एटलीस्ट m माइनस एन वर्ड इज मिसिंग। ठीक है, एटलीस्ट m माइनस एन वर्ड इज मिसिंग। अगर एटलीस्ट डाल देते हैं एटलीस्ट, तो फिर तो ये सही हो जाता। क्योंकि एटलीस्ट नहीं डाला तो हम कहेंगे दैट ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने देखा ना केसेस अगर क्रिएट होते हैं तो उस हिसाब से लीनियरली इंडिपेंडेंट का यहाँ पर आंसर चेंज होता है, फिर वो m माइनस एन के बराबर नहीं रहता। तो उस केसेस के हिसाब से आप ऐसे सीना ठोक नहीं कह सकते कि हमेशा m माइनस एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते थे उससे ज़्यादा भी हो रहे थे। सो एटलीस्ट लगाते तो अच्छा होता, नहीं लगा इसलिए रॉन्ग हो गया। सो रीज़न क्या था? इज़ रॉन्ग बिकॉज एटलीस्ट m माइनस वर्ड इज़ मिसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी क्यों गलत है और ऑप्शन डी क्यों गलत है, इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन में लेकर आया हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सोल्यूशन इन विच एटलीस्ट m माइनस एन वेरिएबल्स आर जीरो। तो क्या ये सही है या गलत? मैंने एक केस लिया है, यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स A है उसका साइज 3x4 है और ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A/B इस प्रकार से होगा, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है तो B 0 ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे जब हम Ax इज इक्वल टू 0 से सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं सोल्यूशन? Ax इज इक्वल टू 0 जब मैंने किया तो बेसिकली क्या हुआ, Ax इज इक्वल टू 0 किया तो ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा PQRS वेक्टर से और फिर इक्वेट होगा 0 0 0 से। ये मैंने क्लास में सिखाया है, जिनको नहीं आता है प्लीज़ वॉच दी क्लास, तब जाके क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको अभी का अभी समझना है, नहीं सर जी क्लास में नहीं जाएंगे यहीं पर बताओ, तो ठीक है यार, कट पेस्ट का बिजनेस करते हुए आपके लिए थोड़ी सी मशक्क़त मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मशक्क़त ये रहेगी मेरी कि मैं आपको समझाऊँ दैट AX इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर A जो है वो है 1005, फिर है 0106 0017, ये कहानी है। और जो हमारा X है वो है PQRS और जो हमारा 0 है वो है 0000। ठीक है जी, ये कहानी है बेसिकली मोटा मोटी। ओके, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा जीरो डाल दिए क्या? 3 जीरो होने चाहिए, 1 2 3 जीरो होने चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा कहता है कि 3 रोज 4 कॉलम तो 4x1, तब जा कर के साइज़ 3x1 की होगी। समझ में आ रही है बात? अगर बात समझ में आ रही है तो अब करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वेशंस क्रिएट करो। तो जो इक्वेशन मिल रहा है P प्लस 5s दैट इज़ इक्वल टू 0, लिख लेता हूँ, P प्लस 5s दैट इज़ इक्वल टू 0। ये मेरा s है ना, थोड़ा सांप जैसा होगा ताकि आपको s और 5 का फ़र्क समझे। फिर Q प्लस 6s दैट इज़ इक्वल टू 0, तो ये है Q प्लस 6s दैट इज़ इक्वल टू 0। फिर है R प्लस 7s दैट इज़ इक्वल टू 0।
सो ये है r प्लस 7s दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके आगे क्या सर जी, इसके आगे आपको कहना है, सोल्यूशन निकालना है ना, तो आपको कहना है लेट s इज इक्वल टू k। इससे होगा क्या, देयरफॉर p किसके बराबर हो जाएगा, -5s यानी -5k। q किसके बराबर हो जाएगा, -6s यानी -6k। r किसके बराबर हो जाएगा, -7k। अब p q r s ये जो आपका वेक्टर है उसमें ये सब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये स्टेप मिलेगा, -5k, -6k, -7k और k। अब समझ में आ रही है बात, ये कहाँ से आया, k को बाहर निकालो और ये कहानी। तो हमारा नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तो है, ध्यान से देखना, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तो है, पर वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे दैट यू हैव एटलीस्ट m-n वेरिएबल आर ज़ीरो। तो कोई भी वेरिएबल ज़ीरो था क्या, नहीं, सभी कुछ अभी नॉन ज़ीरो है। सो यही तो हम कह रहे हैं दैट नो वेरिएबल इज़ ज़ीरो इन अवर नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। तो आपने ऐसा कैसे कह दिया कि जब नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आता है तो m-1 वेरिएबल ज़ीरो होता है। आपका कहना ही गलत है, ऑप्शन सी ही गलत है कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आता है और ये सब का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो ये सब किसी और को सुना, हमको ना सुना। सो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन डी क्यों गलत है, ऑप्शन डी क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन इन विच एटलीस्ट n वेरिएबल आर नॉन ज़ीरो। अच्छा चलो, केस लेकर के इसको भी गलत साबित करता है। चलो, तो ऑप्शन डी की बारी है अब, ऑप्शन डी की बारी है अब। ऑप्शन डी के अंदर अब उसको गलत प्रूव करने के लिए मैंने एक नया मैट्रिक्स ए लिया है, 3x4 ही साइज रखा है, ठीक है, और ये हमारे एलिमेंट्स है, इसमें बी जो है वो 0 0 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 करोगे तो सोल्यूशन आएगा। अगेन मैंने बताया वो सोल्यूशन कैसे लाना है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर लिखो सारे स्टेप, ऐसे हम पर ना छोड़ो। चलो आपके लिए मैं लिख भी देता हूँ वो सारे स्टेप्स, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। तो अब वो कौन सा स्टेप होगा ऑप्शन डी के लिए, वो होगा जब x इज़ इक्वल टू 0 किया तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स था 1 0 0 0, फिर है 0 1 0 0, फिर है 0 0 1 3, और फिर हमारे पास p q r s, और फिर वो इक्वेट होगा 0 0 0 0, ठीक है। अब कितने इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनेंगे। p इज इक्वल टू ये इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, फिर ये q है ना, q इक्वल टू 0। ये क्या हो रहा है सर जी, हाँ 0 आ रहा है इस बार। फिर r प्लस 3s दैट इज इक्वल टू 0। सो r प्लस 3s दैट इज इक्वल टू 0। तो कंक्लूड हमने ये किया कि p q तो 0 है ही, पर अगर हमने s को एक वेरिएबल k दिया, फ्री वेरिएबल, तो यहाँ पर r जो होगा वो हो जाएगा -3s यानी -3k। तो p q r s ये पूरा आ गया है। सो p q r s इस प्रकार से आ गया है, k बाहर निकाला तो इस प्रकार से आंसर है। अब ध्यान से देखना, उनका क्या कहना था, ऑप्शन डी का कहना था कि जब सोल्यूशन आया तो उसके अंदर एटलीस्ट n वेरिएबल वुड बी नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट n वेरिएबल वुड बी नॉन ज़ीरो। अब ध्यान से देखना, जब मैंने ऑप्शन डी यहाँ पर आपके सामने रखा है तो n क्रॉस m है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो यार ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी हमसे कह रहा था देयर इज अ सोल्यूशन इन विच एटलीस्ट n वेरिएबल्स आर नॉन ज़ीरो, और हमारा n यहाँ पर कितना था, 3। सो 3 वेरिएबल्स आर नॉन ज़ीरो, बट हमारा तो 2 वेरिएबल ही नॉन ज़ीरो है, ठीक है। 3 वेरिएबल नॉन ज़ीरो तो आया नहीं, 2 वेरिएबल ही नॉन ज़ीरो आया। तो मैंने जो केस बनाया और आपका जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। सिंस इन द अबव सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज़ ओनली 2 नॉन ज़ीरो, हेंस इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो ऑप्शन डी को भी हमने गलत साबित किया। मज़ा आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सवाल में बहुत कन्फ्यूजन था, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है सोल्यूशन के बारे में। तो मुझे लगता है अब सभी को ये क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि कितने वेरिएबल्स इसमें थे, क्यों एटलीस्ट के वजह से ये पास हो गया। ये देखो डिटेल में सब केसेस बना करके बताया हो, ठीक है। ये क्यों फेल हो गया, इसमें एटलीस्ट वर्ड नहीं था, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट तो n-r वाला ही है, क्लास में हमने पढ़ा है। फ्री वेरिएबल्स भी पूछे तो n-r ही है। ये सब बेनिफिट है, एक ही बार में हमने ये सब चीज़ें की थी। बाकी ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये केस में गलत है, कुछ केस में सही होगा, है ना। तो नॉट नेसेसरीली ट्रू हुआ ना ऑप्शन सी। अगर हम देखें तो इस वाले केस में मैंने गलत साबित कर दिया, कुछ केस में शायद सही भी हो। तो अगर सही और गलत ये दोनों हो रहा है, इसको हम कहते हैं नॉट नेसेसरीली ट्रू, उसका मतलब ही है फॉल्स, ठीक है।
वैसे ही ऑप्शन डी में भी हमने देखा कुछ केस में शायद आपको आ रहा होगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और मैंने जो केस बनाया उसमें नहीं आ रहा है। सो अगेन मे और मे नॉट बी ट्रू, नॉट नेसेसरीली ट्रू, यानी फॉल्स। Let x and y be random variables, not necessarily independent, that takes real values in the interval, closed interval 0 to 1. Let z is equal to xy and let the mean value of x, y, z be x bar, y bar, z bar respectively. Which one of the following statement is true? ए बी सी या डी। अब देखो ये MCQ सवाल है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और मुझे पता है क्वेश्चन को पढ़ करके एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों गलत है? देखो वो कह रहे हैं एक्स बार वाई बार जेड बार क्या है? मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, यानी ये एक्सपेक्टेशन की बातें कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यानी मीन। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। कब? जब एक्स एंड वाई हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर नॉट नेसेसरीली इंडिपेंडेंट, so not necessarily this equation will satisfy, hence this option is not necessarily true, यानी ये false है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही एलिमिनेट किया जा सकता था क्योंकि बेसिक्स आपने पढ़ा है। पर सर जी ऑप्शन डी क्यों सही है ये बताइए, और बी एंड सी क्यों गलत है वो बताइए। तो वो बताने के लिए हमको यहाँ पर करने पड़ेंगे कुछ कैलकुलेशन। सबसे पहला पॉइंट, गिवन डेटा की मदद से हम कुछ यहाँ पर चीज़ें अज्यूम करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं दिया गया है, तो यार ये सब हमको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। बस हमको इतना दिया गया है कि एक्स एंड वाई जो है रैंडम वेरिएबल इस इंटरवल में रेंज लेते हैं, इंटरवल में रहते हैं, यानी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गए। अच्छा जी, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल से डील कर रहे हैं और वो वेरिएबल है एक्स वाई, और ये एक्स वाई कैसे है? नॉट नेसेसरीली इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंसी वाला केस बना करके चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा। अब बात आती है कैसे क्या करोगे। सबसे पहले तो उन्होंने इंटरवल क्या दिया है? एक्स वाई का इंटरवल है 0 से 1। तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक्स मेरा कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर x मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर f ऑफ x यानी PDF, ठीक है। PDF कैसा हो जाएगा? 1/b माइनस ए, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0। सो ये हो जाएगा इस प्रकार से। कब ये होगा? जब x की रेंज है 0 से 1 में, ठीक है। x की रेंज है 0 से 1, अदरवाइज ये PDF है 0। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर y की कहानी बताओ। अब मैं y को भी अलग से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानूंगा, नहीं तो ये कैसा हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट। इनको इंडिपेंडेंट चाहिए नहीं, नॉट नेसेसरी इंडिपेंडेंट चाहिए। तो एक रिलेशन बना लेते हैं x और y के बीच में। वो रिलेशन कुछ यूँ बनाते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो फिर y कैसा हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, y हो गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये अलाउ करता है y का जो रेंज है ना, y का जो रेंज है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू 0,1। जैसे x देखो, अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1।
और अगर x 1 हो गया तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, और x अगर उसके बीच में है तो y की वैल्यू किसके बीच में रहेगी 0 से 1 के बीच में। यानी जो उन्होंने कहा था कि x y का जो इंटरवल है वो यही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। आप देख पा रहे हो x की रेंज 0 से 1 और y की भी रेंज 0 से 1। चल, तो ये जो आपने डेवलप किया है रिलेशन एक्स वाई के बीच में, ये जो आपने कहानी नरेट की है वो बिल्कुल ठीक है, और इसकी मदद से अब हम एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इनको चाहिए रिलेशंस बिटवीन दी मीन्स ऑफ एक्स वाई जेड, मीन्स यानी एक्सपेक्टेशंस की रिलेशन चाहिए। चल, तो एक एक करके एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम किसकी एक्सपेक्टेशन निकालें सर जी? हम निकाल लेते हैं ई ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो ई ऑफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रल एक्स का रेंज 0 से 1 एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 डी एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा हाफ, ठीक है। ये आ गया ई ऑफ एक्स। व्हाट अबाउट ई ऑफ वाई? ई ऑफ वाई निकालने के लिए यहाँ पर हम कहेंगे कि वाई किसके बराबर है? वाई 1 माइनस एक्स के बराबर है। तो एक्सपेक्टेशन अब जब निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि एक्स की रेंज 0 से 1, फिर ये 1 माइनस एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स 1 है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा हाफ। सही बात। तो यहाँ पर ई ऑफ एक्स कितना आया? हाफ। ई ऑफ वाई कितना आया? हाफ। व्हाट अबाउट ई ऑफ एक्स वाई? क्योंकि ई ऑफ एक्स वाई जो है वही हमारा क्या है? वही हमारा, ये देखो ये जो z है ना उसका रिलेशन कैसा दिया गया है? z का रिलेशन दिया गया है एक्स वाई, इसलिए जब z बार होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई होगा। कैसा होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं अब। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, इसको भी हम कहेंगे कि जो हमारा y है वो 1 माइनस एक्स के बराबर है ना। यहाँ पर ये जो y है हमारा वो 1 माइनस एक्स के बराबर है, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की कहानी हो गई, जो अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं एक्स की रेंज 0 से 1 फंक्शन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलो, इसका कट पेस्ट का बिजनेस करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि सुलझाना पड़ेगा। चलिए सुलझाते इसको। यहाँ पर हम कहेंगे दैट एफ ऑफ एक्स तो 1 है, सो इंटीग्रल 0 to 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रल एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर है 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। ई ऑफ एक्स कितना था? हाफ। ई ऑफ वाई कितना था? हाफ। अब ये सब चीज़ मद्देनजर रखते हुए हमको आगे कंक्लूड करना है कौन सही कौन गलत। तो चलिए अब जाते हैं ऑप्शंस पर और करते हैं कंक्लूड, ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ से मैं कट करना चाहूँगा और आपके सामने कुछ कंक्लूजन रखना चाहूँगा, ठीक है जी। तो ये देखो, ये रहे यहाँ पर ऑप्शंस, और जो हमारा कंक्लूजन है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो बेसिकली जो कंक्लूजन है वो ये है कि ई ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स बार है। सो ई ऑफ हमारा जो ई ऑफ एक्स है वो एक्स बार है। ध्यान से देखना, ये जो ई ऑफ एक्स है वो एक्स बार है, ई ऑफ वाई वाई बार है, ई ऑफ एक्स वाई जो है वो जेड बार है। तो सभी के वैल्यूज़ हमने खोज रखे हैं, तो वही कंक्लूजन में लिखना चाहूँगा कि एक्स बार हमारा हाफ है, वाई बार हमारा हाफ है और जेड बार हमारा 1/6 है, जो हमने केस क्रिएट किया। उस हिसाब से ये गलत हो गया क्योंकि जो 1/6 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू हाफ इंटू हाफ, ठीक है जी। और कौन गलत हो गया? देखो ये तो सही हो गया क्योंकि z बार जो है वो 1/6 है और x बार इंटू वाई बार हो गया 1/4। सो 4 6 से छोटा, तो उसका रेसिप्रोकल में क्या होगा? 1/4 बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, सी भी गलत हो गया क्योंकि सी ये कहना चाहता है कि 1/6 जो है वो बड़ा है 1/4 से, गलत है। अगर 6 बड़ा है 4 से तो 1/6 छोटा हो जाएगा 1/4 से। बहुत ही सिंपल सा इनइक्वालिटी का रूल है, तो इस हिसाब से सी गलत है। डी भी सही है जी। डी क्यों सही है? क्योंकि जो 1/6 है वो छोटा है 1/2 से। अब आ गया कन्फ्यूजन सर जी, क्योंकि ये जो आपने सिनेरियो लिया है कि एक्स वाई इस रेंज में है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स का,
तो PDF ये हो गया, और y जो है वो x के साथ ऐसे संबंध बनाता है, और फिर आपने e ऑफ x, e ऑफ y निकाला, e ऑफ xy निकाला, ये सब करके 2 ऑप्शन सही हो गए। और आपने कहा था ये MCQ क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट सही होगा, अब क्या करें? तो इस केस में हम कहेंगे कि ये हमारा था केस 1, ठीक है, ये हमारा केस 1 था जिसके अंदर हमने संबंध ऐसे रखे, ठीक है जी। तो केस 1 बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ? केस 1 बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ कि हमने संबंध रखे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि संबंध तो कुछ और भी हो सकते थे ना, कैसे हो सकते थे सर जी? अब ध्यान से देखना, इन्हीं सब चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और केस 2 क्रिएट करूँगा। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इस वाले केस से 2 ऑप्शन उड़ गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब मेरे को जाना है फाइनल आंसर तक, तो ध्यान से देखना, मेरे को जाना है फाइनल आंसर तक, इसलिए हम बनाएंगे एक और केस जहाँ पर हम कहेंगे अब दैट जो रिलेशन है एक्स वाई में वो कुछ यू है कि x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ऐसा है। तो जब x का रेंज 0 से 1 है तो y का भी रेंज 0 से 1 हो जाएगा, और डिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है यहाँ से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर y बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है, y इज इक्वल टू x के बराबर है। चल, अब अगर ऐसी चीज़ है तो सारे के सारे कैलकुलेशन दोबारा करने पड़ेंगे। कौन कौन से कैलकुलेशन? यही जो कैलकुलेशंस आपने केस 1 में किए थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, y, xy, सभी के एक्सपेक्टेशंस निकालने हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 कि हम कहेंगे दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इस केस में सेम ही होगा, इंटीग्रल 0 to 1 x f of x dx, जो कि अगेन हाफ ही आएगा। बट जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y होगा वो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x के बराबर है, तो वो भी हाफ है। और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई है वो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई भी x के बराबर है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर यानी इंटीग्रल 0 से 1 x स्क्वेयर f ऑफ x dx, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 x स्क्वायर dx। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा 1/3। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये जो x बार हाफ आया है, y बार हाफ आया है, z बार 1/3 आया है, इसी को अब हम कंक्लूड करेंगे वापस से, ऑप्शंस में चेक करेंगे, ठीक है। सो x बार इज इक्वल टू हाफ, y बार इज इक्वल टू हाफ, और जो z बार अब बना वो 1/3 बना। सही बात है ना? जबकि प्रीवियस इसमें कितना बना था? x बार हाफ, y बार हाफ और z बार 1/6। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे तो उनको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करोगे वापस से तो भी वही कहानी बनेगी दैट a इज़ रॉन्ग बिकॉज 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। अच्छा, फिर और कौन रॉन्ग हो गया? b बार इज़ रॉन्ग, इजंट इट सो? चेक करो यहाँ पर कि 1/3 जो है लेस देन इक्वल टू 1/4, क्या ये सही है या ये गलत है? गलत है, क्योंकि 4, अगर हम 3 और 4 की कहानी देखें तो ऐसा होता है 4 इज ग्रेटर देन 3, तो रेसिप्रोकल में क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज करेगा, तुमने क्यों नहीं किया? इसलिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है बी इज़ रॉन्ग। अच्छा, सी की बात करें तो सी सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, बात तो सही है। डी जो है वो भी सही साबित हो रहा है, क्योंकि 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2। सही बात है ना? जब 3 2 से बड़ा है तो उनका रेसिप्रोकल में 1/3 छोटा हो जाएगा 1/2 से। तो अब यहाँ पर सी और डी का लोचा, तो अब कैसे कंक्लूड करें सर जी? कंक्लूड करना तो बहुत आसान है ना, केस 1 और केस 2 में जो कॉमननेस है उसको देख लो, आंसर आ जाएगा। केस 1 से क्या पता चला? बी डी सही है। केस 2 से क्या पता चला? सी डी सही है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सभी में सही है? ओनली डी। तो कौन सही हो गया? डी हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सी सही है, इसलिए हम ये कहेंगे सी इज पार्शियली करेक्ट, नॉट कंप्लीटली। यहाँ पर हम कहेंगे दैट बी इज करेक्ट बट बी इज पार्शियली करेक्ट, क्योंकि अगर केस 2 ले लिया तो बी फेल हो जाता है ना? तो ये पार्शियली करेक्ट है, कभी कभी सही होता है कभी गलत, सो मे और मे नॉट बी ट्रू। बट जो डी है वो हमेशा बैठ रहा है, केस 1 में भी सही हो रहा है, केस 2 में भी सही हो रहा है, तो जो सभी में सही हो रहा है वही सही ऑप्शन। सो यहाँ पर हम कहेंगे फाइनली एज पर case 1 and case 2 only option D is satisfying, only option D is satisfying both, therefore D is correct। ठीक है? ये अब कुछ स्टूडेंट्स को है ना एक भयानक सा डाउट आ सकता है
ठीक है। सो आपका डाउट और ट्रैप, ये डाउट भी है और ये बेसिकली एक ट्रैप भी है ना। अब ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप तो संबंध बना रहे हो ना एक्स वाई में, तो मेरे पास एक संबंध है, जरा इसको ट्राई करो। अच्छा, कौन सा संबंध है सर जी? वो देखो, आपने इतने सारे स्टेप्स लिखे कि एक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, फिर आप केसेस बनाते हो वाई के लिए और ये सारी चीज़ करते हो ना। तो देखो, एक मेरा भी केस है, वो देख लो। मैं कहा अच्छा, तुम्हारा केस बताओ जी, तुम्हारा केस क्या है? अब यहाँ पर केस ये है, यहाँ पर केस ये है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे y इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है जी, ध्यान से देखना, हम यहाँ पर कहेंगे y इज़ इक्वल टू 2x। जब y इज़ इक्वल टू 2x लिया तो ज़रा बताइए कि x बार y बार z बार के संबंध कैसे बने। ने कहा उसमें क्या है, बता देते हैं जी। अगर ये वाला केस लिया तो e ऑफ x जो है वो अगेन इंटीग्रल 0 टू 1 x f ऑफ x dx, जिसमें तो कोई बदलाव नहीं है, हाफ ही रहेगा। e ऑफ y जो है वो रहेगा इंटीग्रल 0 टू 1, और y की जगह है ना हमको x में चीज़ें रखनी है, क्योंकि हमने कहा था y कैसा है 2x के बराबर, तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाता है। सो 2 इंटू हाफ, ये आ गया 1। ठीक है, सो e ऑफ y भी आ गया। व्हाट अबाउट e ऑफ एक्स वाई? ई ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर सर जी वाई जो है वो आपका 2x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x स्क्वायर। 2 को बाहर निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चल के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। सो फाइनली ये 2/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ई ऑफ एक्स वाई आ गया, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई आ गया। अब ऑप्शंस को लेते हैं और कंक्लूड करते हैं कि इस वाले केस में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। मैंने कहा था ट्रैप ऐड है तो कुछ ना कुछ भयानक ही होगा यहाँ पर। वो भयानक ये हो रहा है कि हमारा जो एक्स बार है वो कितना आया सर जी? वो आया हाफ। वाई बार कितना आया? वो आया 1। जेड बार कितना आया? 2/3। सही बात, चेक कर लो। 2/3 1 हाफ ऐसा आया। अब ऐसा आने की वजह से हुआ क्या? डी गलत साबित हो गया सर जी। ये देखो जेड बार है 2/3 और एक्स बार है हाफ। बताना इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा? अरे कैलकुलेटर बाबा ही बता देगा आपको। ये देखो 2/3 का मतलब 0.6666 और 1/2 तो 0.5 होता है। तो 0.666 बड़ा है ना 0.5 से, तो छोटा कैसे कह दिया? तो गलत हो गया। अब फिर आपने कैसे कह दिया कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो सभी केस में सेटिस्फाई होता है? ये जो आप इतने सीना ठोक आप कह रहे थे ये प्रीवियस स्लाइड में, ये यहाँ पर आ जाओ सर जी, ज़रा मुँह दिखाई करो ये स्लाइड की, है ना, कि ओनली ऑप्शन डी सेटिस्फाइंग बोथ केसेस। सो यही है बाहुबली ऑप्शन, यही है सभी में करे। फिर ये देखो ये वाले में तो सर जी नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। अब बताओ ज़रा, अब ये है इशू y इज़ इक्वल टू 2x। इसमें y का रेंज 0 से 1 नहीं जा रहा है, इसमें y का रेंज जा रहा है कितना? 0 से 2 जा रहा है, जो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स वाई का रेंज इसी में सीमित होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इस केस में वाई का रेंज उससे बाहर चला जाएगा, तो ये वाला रिलेशनशिप ले नहीं सकते, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना ये इनकरेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, तो हम मुझे लगता है डाउट तो क्लियर हो गया है, और मैं लिखना ऐसे चाहूँगा कि इसको ऐसे कट कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, दिस इज़ नॉट अलाउड। वाई? सिंस y का रेंज है वो 0 से 2 चला जाता है ना, इस वाली इसमें, क्योंकि x को 0 रखो तो y 0, और जब x को 1 रखो तो y 2। सो y बिलोंग हो जाता है 0 से 2 से, वेर एज क्वेश्चन सेस y शुड बिलोंग टू 0 to 1। ठीक है, नॉट 0 to 2। ये चीज़ थी, इसकी वजह से ये रिलेशन ले नहीं सकते और ये आंसर हो नहीं सकता। तो ऐसे आप कभी कंक्लूड मत करना।
द tangent plane to the surface at the point is what, A B C या D। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा इक्वेशन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, तो दुखद बात ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा ऑप्शन ये चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या करोगे, अब तो कंसेप्ट की मदद लगेगी ना, तो कंसेप्ट को देख लेते हैं, है ना। ये पहली बार ये टॉपिक से सवाल पूछ लिया गया है, तो ये जो है टॉपर डिसाइडिंग क्वेश्चन है। तो मैं बताते हुए भी चलूँगा कि कौन सा सवाल टॉपर डिसाइडिंग है और कौन सा इजी मॉडरेट है। तो ये एक अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरफेस हमको दिया गया है। सरफेस क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया गया है। एक पॉइंट पर हमसे टेंजेंशियल प्लेन का जिक्र कर रहे थे, वो जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो कि हम कह देते हैं ए बी सी, वो पॉइंट थे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज इक्वल टू, वो जो आपका सरफेस है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के साथ, उसमें ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट करो और मल्टीप्लाई करो किससे, x माइनस ए से। ये करने के बाद सिमिलर कहानी y के साथ करो। आपका सरफेस जो फंक्शन है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया y के साथ, उसमें ये पॉइंट लगा दिया, x की जगह a, y की जगह b, z की जगह c, और मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, अब y माइनस बी से। और फाइनली हमारे पास है एफ जेड ए बी सी, और ये है z माइनस सी दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब बस सब्स्टिट्यूशन करना है टू गेट दी आंसर। चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास जो स्केलार फंक्शन है वो क्या दे रखा था, वो दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 9। सही बात। अब इसको अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, चलो यहाँ से करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के साथ, तो कितना आ रहा है, ये सब कांस्टेंट है तो 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x बन रहा है, लिख दो। फिर वो पॉइंट पर मांग रहे थे ए बी सी पॉइंट पर, तो ए बी सी कितना था 1 2 4, तो इस पर कितना आ रहा है, x की जगह 1 रख दो, है ना, क्योंकि इसमें तो x ही इन्वॉल्व है। सो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएट विथ y, तो 2y। अब उसको चेक करो, इस पॉइंट पर y की जगह 2 रखो, सो 2 इंटू 2 4। अब z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट, ये तो 1 ही आएगा। अब वो पॉइंट पर देखो, कहीं पर भी देखो, ये भाई साहब तो 1 ही है। ठीक है, ये सब होने के बाद अब यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या थी कि ए बी सी जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो 1 2 4 था। ओके, तो इसके हिसाब से अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल प्लेन जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज इक्वल टू ये एफ एक्स एट द पॉइंट कितना था 2, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए से, a की वैल्यू 1 थी, फिर ये जो है 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस बी से, b की वैल्यू 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस सी से, c की वैल्यू 4 है। बस अब इसको सॉल्व करो टू गेट दी आंसर। तो पहले तो जो वेरिएबल्स है उनको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 4y प्लस जेड, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबको ऐड किया तो कितना आया, 14 आया, बट वो माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2x प्लस 4y प्लस जेड दैट इज़ इक्वल टू 14। ये मौजूद है कौन से ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए वो बिल्कुल ठीक है।
मस्त सवाल है. इफ g of x is a continuous function such that integral a to b g of x dx is equal to beta, then the correct statements या statement amongst the following is और are. एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही. MSQ का सवाल. करेक्ट आंसर है A एंड C. ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं. अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है. यहाँ पर हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्निक का नाम है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक. ठीक है जी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक. और सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के अंदर मैं सबसे पहले इजी सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा कि लोअर लिमिट मेरी 0 है, अपर लिमिट मेरा 1 है, और जो फंक्शन है वो x के टर्म में नहीं हो करके 1, क्योंकि 1 तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. ठीक है, वो वही चाहते थे कि g ऑफ x कैसा हो, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो, और वो आपके ऊपर है, जो कॉन्टीन्यूस चाहिए वो कॉन्टीन्यूस रखो. तो मैंने 1 रख दिया. अब देखो, जो गिवन इंटीग्रेशन था वो था इंटीग्रल a टू b g ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू बीटा. कर लो सब्स्टिट्यूट. a की जगह 0, b की जगह 1, g ऑफ x की जगह 1, dx दैट इज इक्वल टू बीटा. तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ रहा है? इंटीग्रल dx इज x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर आंसर आ रहा है 1. सो बीटा का आंसर आ गया 1. अब चेक करो कौन सा ऑप्शन जो है वो बीटा 1 देता है ये सब सब्स्टिट्यूट करने पर. तो एक एक करके हम ऑप्शंस को बुलाएंगे. आ जाओ अब. ठीक है, और सॉल्व करके बताओ कि कौन सही कौन गलत. तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं. तो ऑप्शन ए अब कैसे तब्दील हो गया? ए की जगह 0, बी की जगह 1, तो लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया 2, और g ऑफ x माइनस 1, जी ऑफ x 1 है, कैसे भी सब्स्टिट्यूट करो वो 1 ही रहेगा, वो 1 ही रहेगा. तो यहाँ पर अब अगर मैंने सॉल्व किया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर 1. सो यस, ये मैच कर रहा है. पर जब इसको देखा तो यहाँ पर a की जगह 0, b की जगह 1, b की जगह जैसे ही 1 रखा अपर लिमिट 0 हो गया, और लोअर लिमिट हमारा हाफ हो रहा है, और ये 2 टाइम्स g ऑफ x का शिफ्टिंग है, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो 1 ही रहेगा. तो अगर यहाँ पर अब हम चेक करें कि कितना आ रहा है, तो बीटा आ रहा है 2 टाइम्स ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो आंसर एक नेगेटिव में आ रहा है. सो -1 ये आंसर आ रहा है, जो कि गलत है. बीटा होना चाहिए था +1. तो ए सही बी गलत, ये हमने साबित कर लिया. ठीक है, वैसे ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है. बताओ इजी था या नहीं? तो देखने में शायद आपको कठिन लग रहा होगा, बट जैसे ही मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया ट्रिक्स एंड टेक्निक से, अब आपको लग रहा होगा यार ये कितना ही इजी सवाल था, हम ऐसे ही कह रहे थे कि टफ सवाल है. ये देखो, b माइनस ए किया तो क्या हुआ? b 1 था, a 0 था, तो अपर लिमिट 1 हो गया. g ऑफ x की शिफ्टिंग कैसे भी कर लो वो तो 1 ही होगा. और इस इंटीग्रेशन का आंसर अगेन कैसा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 है. तो ये बिल्कुल सही है. अब यहाँ पर इंटीग्रल 0 से, अब ये देखो 0 माइनस 1, ये -1 होगा. g ऑफ x की शिफ्टिंग इस प्रकार से हो गई. तो यहाँ पर बीटा जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर -1 होगा, जो कि गलत है. तो आपने देखा सी सही है, ए सही है, और बी एंड डी गलत है.
चलिए जाते हैं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पर। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार आप एक और बार खुद से ट्राई करो ये चीज़, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्यू है। चलिए देखते हैं अब देखो ये कोई सवाल नया नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कोर्स में ऐसे 2-3 सवाल किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए थे और मैंने आपको स्टेप्स दिए थे कि सबसे पहला स्टेप आपको x को z से रिप्लेस करना है। जब भी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाए और ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की चर्चा करें तो x को z से रिप्लेस करो, तो इंटीग्रेशन आपका कंटूर बन जाता है और ये dz अपॉन 1 प्लस z का पावर 4 हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप है सिंगुलैरिटी फाइंड करो, सो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, यानी z का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, z का पावर 4 इज -1। यही तो तकलीफदायक है कि सर जी रूट्स कैसे निकाले, उस सिंगुलैरिटीज़ कैसे निकाले। देखो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली कहना है कि z का पावर 4 इज़ -1 होता है cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है। और अगर आपको इसको जनरल बनाना है तो सोचिए कि -1 कब आता है, cos ऑफ पाई पर -1 आता है। फिर वापस से अगर देखना है तो cos पाई तो ये यहाँ पर है, ठीक है। वापस से एक चक्कर लगाना पड़ेगा तो इधर आ जाएंगे तो 3 पाई हो जाएगा, वापस से एक चक्कर लगाना पड़ेगा इधर आएंगे तो 5 पाई हो जाएगा। और इसी पर आपका cos जो है वो -1 देता है और साइन 0 होता है, तब जा करके आपको ये मिलता है -1। तो सर जी अब इस कहानी को देख करके तो ऑड की कहानी है 1 3 5 7 9 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन जनरल जब आप ये ऑड की कहानी लिखते हो तो कैसा होता है, 2n + 1 का फॉर्मेट होता है। रखो n को 0 1 आया, रखो n को 1 3 आया, रखो n को 2 5 आया ऑड की कहानी। अगर आया तो समझ में आया जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है। सो कॉस ऑफ हम कहेंगे यहाँ पर 2n + 1 पाई प्लस i साइन 2n + 1 पाई, ठीक है जी। ये और ये करने से आपका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो ये करने से आप बेनिफिट ये मिलेगा कि हम कहेंगे कि z का पावर 4 अगर इसके बराबर है तो z किसके बराबर होगा, दी होल थिंग का पावर 1/4, ठीक है। सो इस हिसाब से ये हो जाएगा cos ऑफ 2n + 1 पाई प्लस i साइन ऑफ 2n + 1 पाई दी होल पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 था उसको हटाने के लिए हमने दी होल पावर 1/4 किया थ्रू आउट जब किया तो ऐसी कहानी हमको मिली, z की कहानी ये मिली। अब रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब डी मूवर्स थियरम के हिसाब से ये 1/4 पावर्स के अंदर, ये एंगल्स के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पावर की कहानी एंगल्स में जाती है डी मूवर्स के हिसाब से, ये भी बेसिक्स में मैंने आपको बताया था। सो कॉस ऑफ 2n + 1 पाई बाई 4 प्लस i साइन 2n + 1 पाई बाई 4, ये हमको z का इन जनरल फॉर्मूला। और हमको चाहिए क्या, 4 रूट्स। याद है आपको z का पावर 4, 4 रूट्स निकलेंगे। तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया, इसमें से अब आप 4 रूट्स निकालो। जनरल सोल्यूशन में से 4 रूट्स निकालना है तो n को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, रूट्स अपने आप निकलते आ जाएंगे। n = 0 रखा तो z = ये कितना बना, cos ऑफ π/4। सो cos ऑफ π/4 प्लस i साइन ऑफ π/4, तो ये बना 1/√2 प्लस i/√2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e का पावर i π/4 भी कह सकते हैं, राइट। n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, चारों के चारों रूट्स निकालो। अब तो इजी है ना, बस यहाँ पर n की जगह 1 रखना है। तो cos ऑफ 3π/4 प्लस i साइन ऑफ 3π/4 दैट इज इक्वल टू -1/√2 प्लस i/√2 दैट इज इक्वल टू e का पावर 3i π/4। n = 2 को रखा तो z = cos ऑफ 5π/4 प्लस i साइन ऑफ 5π/4 दैट इज इक्वल टू -1/√2 माइनस i/√2। n को जब 3 रखा तो यहाँ पर z = cos ऑफ 7π/4 प्लस i साइन ऑफ 7π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2 माइनस i/√2। तो इतना सब करने के बाद हमको ये 4 रूट्स मिले। सर जी ये 2 को तो आपने एक्सपोनेंशियल में लिखा, इनको क्यों नहीं लिखा, बताता हूँ जी। पहला स्टेप समझ में आया ना, पहला स्टेप x को z रखा, दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर 0 किया तो ये इक्वेशन मिला। 4 रूट्स निकालने थे तो हमने जनरल फॉर्म का यूज़ किया कि -1 को तो ऐसे कहते हैं, जनरलाइज्ड वे में ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया।
जबकि सारा चीज़ें कंसेप्चुअल क्लास में बताया, बट स्टिल जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होता है तो उनको सिखाया, ठीक है। फिर वो जो z का पावर 4 हटाना था वो, तो फिर ये 1/4 पावर में आ गया, फिर इसको अंदर खींच लिया डीमूवर से, और फिर n 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कहानी मिली है। अब जो तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप पता है क्या है? तीसरा स्टेप कहता है कि कंसीडर दो सिंगुलरिटीज विच आर इन दी अपर हाफ, ओके, क्योंकि उसका रेसिड्यू फाइंड करना है। किसका रेसिड्यू फाइंड करना है? जो पोल्स हमारे अपर हाफ में है, अपर हाफ। और यहाँ पर जब मैं इनको देखता हूँ तो इनको देखने से पता चल जाता है कौन अपर हाफ में है और कौन लोअर हाफ में है। कैसे पता चलता है सर जी? y के कोऑर्डिनेट्स देख करके। ये देखो, ये y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y में है, ये नेगेटिव है, तो ये लोअर हाफ है, इसके लिए इसके रेसिड्यूज फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है। तो इनके रेसिड्यूज हम फाइंड नहीं करेंगे, इनके रेसिड्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपर हाफ में। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अब रेसिड्यूज निकाल सकते हैं। चलो, रेसिड्यूज निकालने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू ई का पावर i पाई 4, क्योंकि ये पहला ही हमारा था ना, ये जो है e का पावर i पाई 4। इसको निकालने के लिए हम सिंपली कहेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z नॉट z माइनस z नॉट इनटू f ऑफ z। और f ऑफ z क्या है हमारा? f ऑफ z याद रखना ये वाली चीज़ है, 1/1 प्लस z का पावर 4। सो 1/1 प्लस z का पावर 4। ध्यान से देखना, इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो इससे मेल खाता है, राइट। तो आइदर आप इसके वो 4 फैक्टर्स बनाओ, फिर जो कॉमन फैक्टर है उसको काटो और फिर उसको आगे लेकर के लिमिट सॉल्व करो, जो कि कतई टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है लॉपिताल का ट्रिक यूज़ करो। ये कहो कि जैसी z को मैंने e का पावर i पाई 4 रखा तो न्यूमरेटर 0, इसमें रखा तो ये भी 0, क्योंकि इसके पास भी एक ऐसा फैक्टर है। और आपको कैसे मालूम? ये देखो, ये जब रूट्स निकाला तभी तो समझ में आया ना कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया तो वो वही बना, ठीक है। तो इसके पास भी एक ऐसा फैक्टर है, यानी जब z इक्वल टू ई का पावर i पाई 4 रखूँगा तो ये भी 0 बनेगा, तो न्यूमरेटर भी 0 बनेगा, डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0/0 फॉर्म है। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जब एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 4z³ हो जाएगा। और लिमिट z टेंस टू ई का पावर i पाई 4 अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। सो z की जगह ई का पावर i पाई 4। इस प्रकार से एक कैलकुलेशन बन रहा है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1/4 ई का पावर -3 पाई i/4। सो ई का पावर थीटा आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस हिसाब से करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/4 माइनस, चाहिए तो मैं कैलकुलेशन लिख भी सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, फिर ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। चलो लिख भी लेता हूँ ताकि आपको हर एक, अब इतना मैंने डिटेलिंग में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, इसको भी कर लेते हैं, उसमें क्या तकलीफ़ है जी। चल, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम ये कहेंगे दिस इज़ इक्वल टू नाउ 1/4 cos of 3 pi by 4 माइनस आई साइन ऑफ 3 pi by 4। अब इसको हम कहेंगे cos of 3 pi by 4 इज़ -1/√2, और फिर हमारे पास -i/√2। ये हमारा रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू ई का पावर i पाई 4 आ गया। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले के लिए भी निकालना है। सर जी कितनी मेहनत करवा रहे, ये गेट एग्जामिनर करवा रहे जी, हम क्या करें, अब करवा रहे, नो डाउट अबाउट दैट। सो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू ई का पावर 3i पाई 4, अगेन उसी गणित के हिसाब से कि लिमिट z टेंस टू z नॉट z माइनस z नॉट डिवाइड बाय हमारा फंक्शन, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर अब अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है, अगेन लॉपिताल यूज़ करेंगे 0/0। ये मस्ट ट्रिक है, अगर ये नहीं होता तो ज़िंदगी कितनी कठिन होती है आप खुद सोच लो। सो एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, आगे बढ़ेंगे, कहेंगे दैट लिमिट
z टेंस टू e का पावर 3 पाई आई बाई 4, और यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर है 4z क्यूब, सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/4 e का पावर 3 इंटू 3 9 पाई आई बाई 4 हो जाएगा, और ये 1/4 e का पावर -9 पाई आई बाई 4। तो यहाँ पर फाइनली अब अगर हम इसको एक्सपांड करके अगर फाइनली कहे कि आंसर क्या आएगा, सो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट e का पावर 3i पाई बाई 4 और ये रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट e का पावर i पाई बाई 4। फाइनली हम आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं। सो आंसर इज 2 पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यू। सो समेशन ऑफ रेसिड्यू कर लेने पर 1/4 कॉमन बाहर था, बाकी सारे के सारे टर्म्स अंदर एडिशन में जाएंगे। सो आई बाई रूट 2 प्लस 1/√2 माइनस आई बाई रूट 2। यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है। यस सर जी। अब और कुछ 2 1 जार 2 2 जार, इसके अलावा कुछ नहीं सर जी। अब तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई आई बाई 2 माइनस 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 ही रहेगा और डिनोमिनेटर सेम है, सो -2i बाई रूट 2। ओके, 2 2 भी कटेंगे, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, सो पाई बाई रूट 2 इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ माई आंसर। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 30 ई द पावर माइनस टी इज दिस थिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, उसका सोल्यूशन भी दिया है, बाउंड्री कंडीशन भी दिए है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 कितना होगा। एनईटी क्वेश्चन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। डबल डैश ट्रिपल डैश का मतलब क्या है वो दिया गया है, और ये तो कॉन्स्टेंट्स है, वो तो हमको पता ही है। चल अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब तक तो ऐसा होता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हमको सोल्यूशन खोजना है, या सोल्यूशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन दोनों दिया है, वो कांस्टेंट का एडिशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि बाउंड्री कंडीशन बता रहा है ना कि टी को 0 रखो, y ऑफ 0 3 है, उससे एक कांस्टेंट मिलेगा, फिर डेरिवेटिव निकालो, फिर इसका यूज़ करो, फिर दूसरा कांस्टेंट मिलेगा, फिर तीसरा। तो ऐसे जा ही सकते हो ना। तो जाओ फिर स्टेप बाय स्टेप। माना कि ये उतना आसान तो नहीं है, ठीक है, माना क्या कि ये उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा। बट हाँ, सारी चीज़ अगर आसान होती तो फिर तो हो गया जी। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो मैं लिखना चाहूँगा कि y ऑफ टी दे रखा है c0 प्लस c1t माइनस c2t स्क्वायर प्लस c3t क्यूब इंटू ई का पावर माइनस टी। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर t को 0 रखा तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू c0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 ई का पावर 0। ठीक है। अच्छा कुछ गिवन है, y ऑफ 0 कितना है, 3 है, तो हम कहेंगे कि ये गिवन है। गिवन क्या है कि y ऑफ 0 हमारा 3 है, बस उठा करके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लो तो एक कांस्टेंट आ गया। देयरफॉर 3 इज इक्वल टू c0, बस इतना ही है ना, ये तो 1 है, बाकी ये तो उड़ गए। सो
यस, सी नॉट इज इक्वल टू 3, ये हमको आ चुका है, पहला कांस्टेंट मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अब दूसरे की बारी, सो वाई डैश की बारी। सो डेरिवेटिव कैसे करोगे, ध्यान से, ये हमारा u, ये हमारा v, सो डेरिवेटिव u v रूल, u इंटू डिफ्रेंसिएशन v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन u, उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। सी नॉट प्लस सी वन टी माइनस सी टू टी स्क्वायर प्लस सी थ्री टी क्यूब, ये e का पावर माइनस टी का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस e का पावर माइनस टी। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव ध्यान से लिखना, कहीं पर भी गड़बड़ करोगे तो आखिरी में आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ डेरिवेट करते समय सावधान। सो c1 माइनस 2c2t प्लस 3c3 टी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक बात और समझ में आ जाएगी कि इसको कहीं देखा देखा लग रहा है, यहाँ पर देखा देखा लग रहा है, हाँ जी। अब ध्यान से देखना, इसमें एक माइनस है, बस क्या है इसमें चेंज, ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो कुछ नहीं, इधर माइनस, तो अब RHS डिट्टो उसको रिप्लेस कर दो इससे, माइनस वाई ऑफ टी से। तो ये मैं येलोइश वाले को माइनस वाई ऑफ टी से रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ये जो स्टेप था ना आपका, स्टेप नंबर 2, इसमें ये जो येलोइश है ना, इसको हमने कह दिया है कितना, इसको हमने कह दिया है माइनस वाई ऑफ टी, बस, बाकी को तो चेंज कर नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे t को 0 रखना है, तो मैं लिख लेता हूँ दैट अगर t को 0 रखा तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, y डैश ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ 0, बाकी प्लस e का पावर 0, c1 बचेगा, बाकी सब तो उड़ गए ना, सब 0 पे तो 0 ही हो जाएंगे, सिर्फ c1 बचेगा, तो ये इक्वेशन बच रहा है। अच्छा, भूलना मत, कुछ तो चीज़ें गिवन भी थी, क्या गिवन थी कि सर जी y ऑफ 0 ये है -3, y डैश ऑफ 0 ये भी गिवन है, ये कितना है, ये उप्स, मैंने शायद इसको प्लस कहना था, उसको माइनस, एक बार देख लेता हूँ क्या ऐसे ही था। y ऑफ 0 इज़ 3, y डैश ऑफ 0 इज़ -3, y ऑफ 0 इज़ 3, y डैश ऑफ 0 इज़ -3, हाँ जी ऐसे ही था, ज़रा संभल करके, नहीं तो थोड़ा भी इधर प्लस माइनस करोगे अंतिम में दुख होगा कि इतना सब करने के बाद भी आंसर आया था गलत, है ना। इसलिए इनको आराम आराम से करना है, इजी सवालों में समय बचाओ और इनमें इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पर y डैश ऑफ 0 कितना है, -3, और इस प्रकार से चीज़ें बन रही है अब, यानी c1 हमारा आ चुका है 0, कटा कटा, हाँ c1 आ रहा है 0। चलो, तो c0 आ गया, c1 आ गया, अब c2 की बारी। c2 करने के लिए एक और डेरिवेटिव, यानी किसका डेरिवेटिव, इस कहानी का डेरिवेटिव। ओए होए होए होए, बहुत ही मेहनत वाला हिसाब है ये, ठीक है। सो y डैश ऑफ t को पहले मैं लिख लेता हूँ, ये इस प्रकार से था, और अब इसका डेरिवेटिव करना अगेन एक बड़ा सा प्रोसेस है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से कहानी थी। सो y डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू माइनस वाई डैश ऑफ t प्लस यू वी रूल का हिसाब यहाँ पर लगाओ। सो u, ये t है, ये प्लस है, और ये डेरिवेटिव माइनस e का पावर माइनस टी प्लस e का पावर माइनस टी, ब्रैकेट का डेरिवेटिव में अब कौन बचेगा, -c2 माइनस 2 टाइम्स c2 प्लस 6 टाइम्स c3t, है ना, यही बचेगा, और कोई तो नहीं बच रहा है। ध्यान से देखो, अब ये चीज़ होने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जी अब जैसे ही मैं t को 0 रखूँ एक क्रांति होगी, रख देते t को 0, क्रांति होगी जरूर, y डबल डैश ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू माइनस वाई डैश ऑफ 0, बहुत सारे टर्म उड़ जाएंगे, 0 0, ये यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इधर मैं कह सकता हूँ -c1 आ रहा है, इसमें भी ये उड़ेगा और ये 1 बनेगा, तो क्या आ रहा है यहाँ से -2c2 आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, t को 0 रखने पर ये आ रहा है। अब आगे क्या कुछ चीज़ें गिवन है, एब्सोल्युटली सर जी चीज़ें तो गिवन ही है, उसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। क्या गिवन है, y डैश ऑफ 0 इज़ -3, y डबल डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -47, और हमने c1 फाइंड कर लिया है प्रीवियस इसमें से, वो है 0, वो है 0, ये चीज़ हमने फाइंड ऑलरेडी, ठीक है। चल, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि y डबल डैश ऑफ 0 -47 है, माइनस ऑफ -3, और ये 0 और -2 c2, तो c2 कितना आ गया सर, c2 आ गया पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव 25,
पॉजिटिव 25 आ चुका है C2। तो देखो यार C0 भी आ गया, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। अब तकलीफें बढ़ेगी जब ट्रिपल डेरिवेटिव पर जाओगे। ये सब टर्म्स देख करके ही आ रहा है ना हार्ट अटैक। आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट उसमें भी स्मार्ट बनेंगे, अरे सर जी ये ऊपर वाले टर्म को इससे कंपेयर करके क्या हम वो वाई डैश को वापस से बुला सकते हैं? ये सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे? ये देखो, आप ये कहोगे ये वाला जो टर्म है इसको इधर ही रहने दो, ठीक है, और इसको इधर भेजो, ठीक है। फिर ये जो टर्म रहेगा उसमें एक माइनस है ना, उसको बाहर लगा लो, और ये टर्म को फिर इससे ये रिप्लेस कर दो वाई डैश ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी, और फिर बाद में अगेन डेरिवेटिव की कहानी करो, ट्रिपल डैश पर जाओ, ठीक है, जा सकते हो। मैं लिखना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर एक नोट तो मैं आपको देना चाहूँगा। नोट क्या है? वो जो C3 फाइंड करने के लिए आप ट्रिपल डेरिवेटिव पर जा रहे हो, ठीक है, y ट्रिपल डैश पर जा रहे हो, यस यू कैन गो, वो मेथड 1 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास एक PI का अप्रोच भी है जो मेथड 2 हो गया। तो अब वो C3 के लिए मैं जाऊंगा इस मेथड 2 से, PI का अप्रोच करते हुए वो मैं C3 फाइंड करूंगा। ये मेरा ट्रिक हो गया। PI कैसे निकालते थे सर? वो जो PI निकालने के लिए प्रोसेस थी ना, वो थी फाई अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है। तो फाई अपॉन एफ ऑफ डी का मतलब ये हुआ कि जो फाई है वो राइट हैंड साइड है, ये हमारा फाई होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा फाई है, और यहाँ से एफ ऑफ डी आ जाएगा डी क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D और ये प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से एफ ऑफ डी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर बात समझ में आ रही है तो फिर यहाँ पर कह दो, क्या कह दो, दैट ये होता है हमारा फाई अपॉन एफ ऑफ डी, जो है 30 e का पावर माइनस टी अपॉन डी क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1। अब कैसे करना है इसको सॉल्व? कुछ नहीं, आपको सिंपली कहना है डी की जगह ए रखेंगे, ए की वैल्यू है -1, रखो रखो, क्या आ रहा है? अरे सर जी 0 आ रहा है, ऊपर वेरिएबल नीचे 0। तो क्या सिखाया था? सिखाया था टिकट रखो, एक टी ऊपर टिकट रखो और नीचे डेरिवेट कर लो, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लास याद है ना, कैसे आपसे बाय हार्ट करवाया था मैंने, ताकि आपको बार बार रिविजन ना करना पड़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डेरिवेट किया तो 3D स्क्वायर प्लस 6D प्लस 3, और यहाँ पर d की जगह अगेन रखो -1। तो d की जगह रखा -1, क्या आया? 3 - 6 प्लस 3, अगेन वेरिएबल बाय 0, अगेन हम फेल हो गए। तो एक और t रखो और फिर डेरिवेट करो नीचे। समझ में आ रही है बात? ऊपर एक और t रखा और नीचे एक और बार डेरिवेट किया, सो 6D प्लस ए, अगेन यहाँ पर d की जगह ये रखो। तो सर जैसे ही रखा अगेन वेरिएबल बाय 0, अगेन फेल हो गए। तो अगेन टिकट रखो, अगेन टिकट रखो और डेरिवेट करो। अब बताओ कि d की जगह -1 रखा तो क्या आया? d तो आप बचा ही नहीं, यही आया आंसर सर जी। हो गया आपका फाइनल आंसर, कितना आ गया? 5t³ e का पावर -t, ये PI आ गया। अच्छा 5t³ e का पावर -t, क्या यहाँ पर C3t³ e का पावर -t टर्म दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्या C3 मिल जाएगा? हाँ जी। तो अब कंपेरिजन से मिल जाएगा। अब कंपैरिजन की बारी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? PI कितना था? PI हमारा था 5t³ e का पावर -t, ठीक है। और जो सोल्यूशन था y = CF प्लस PI, ये जो गिवन सोल्यूशन, उसके अंदर हमको दिखाई दे रहा था कि C0 प्लस C1t माइनस C2t स्क्वायर प्लस C3t³ e का पावर -t। तो कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद जो कंक्लूजन आएगा, ठीक है, वो कंक्लूजन क्या आएगा कि C3 की वैल्यू 5 दिखाई दे रही है। तो ऐसे फास्ट आप C3 निकाल सकते हो। ये डेरिवेटिव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जा सकते हो डेरिवेटिव में, कहा था ना लेंदी प्रोसेस होगा, जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो इतना मस्त तरीके से हमने आंसर बता दिया। सो C3 भी आ गया, और फिर C2 भी आ गया, C1 भी आ गया, C0 भी आ गया। अब चाहिए क्या जीवन में? शांति शांति है। चलिए आंसर चाहिए तो आंसर पर आते हैं। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, that is equal to 3 plus 0 plus 25 plus 5, and that is equal to 33.
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर जाते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है टॉपर वालों के लिए, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पूछा गया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द रीडिंग्स रिकॉर्डेड फ्रॉम अ 20 psig प्रेशर गॉज आर गिवन इन द टेबल। द रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन्ड फॉर द डेटा इज y इज इक्वल टू 0.04x प्लस 10.32। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और ये टेबल दिया गया है। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वापस से ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब देखो, जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनको मैं पहले बता देता हूँ कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 माइनस SSR अपॉन SST। SSR का मतलब है सम स्क्वायर्ड रिग्रेशन, SST का मतलब है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। पर सर जी इनको फाइंड कैसे करना है वो ध्यान से देखना कि SSR को फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ रेसिड्यूल्स का स्क्वायर करते हो, और SST फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर करते हो। अब यहाँ पर नीचे वाला तो आपको समझने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, क्योंकि y बार तो पता ही है, y बार क्या है, मीन ऑफ y, ये तो आपको समझ में आ गया। ये r, ये रेसिड्यूअल कैसे निकालना है सर जी? ये रेसिड्यूअल कैसे निकालना है? रेसिड्यूअल निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ कि रेसिड्यूअल निकालने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है, एक्चुअल y वैल्यू, उसको सब्ट्रैक्ट करना है प्रेडिक्टेड y वैल्यू से, प्रेडिक्टेड y वैल्यू से। बस इतनी सी बात है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊंगा, हर एक कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगा। लंबा सवाल है, BTech सेमेस्टर में पूछा जाता ना तो 10 मार्क का सवाल होता। सोचो कैसे खतरनाक है ये, है ना। 2 मार्क के लिए 10 मार्क का सवाल पूछ रहे हैं ये गेट एग्जामिनर। नेवरदीलेस हमको जो रिग्रेशन लाइन दिया गया था वो एक प्रेडिक्टेड इक्वेशन है कि जो y कैप है यही आपका प्रेडिक्टिव y वैल्यू है, ठीक है। जो y कैप है वो 0.04x प्लस 10.32 के बराबर है। वैसे जो पहला पॉइंट दिया गया था वो पहला पॉइंट कितना था कि x, y हमारा कितना है 1,10.3। ओके, तो जो पहला पॉइंट दिया गया था वो ये था कि 1,10.3 दिस इज इक्वल टू x1 y1। तो देखो y1 ये एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। इस इक्वेशन की मदद से हम प्रेडिक्टिव y1 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि तभी तो जा करके रेसिड्यू मिलेगा ना, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो पता चल गई, प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालने के लिए जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से देखना कि y1 कैप अगर निकालना है दिस इज इक्वल टू 0.04 x1 प्लस 10.32। ये देखो x1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर 0.04 इंटू 1 प्लस 10.32 आंसर आ रहा है 10.36, ठीक है। देयरफॉर जो रेसिडुअल वैल्यू फर्स्ट होगी, है ना, वो किसके बराबर होगी? रेसिडुअल वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो y1 हमारा 10.3 था और y1 कैप हमारा कितना है, ये रहा, विच इज़ 10.36। सब्ट्रैक्शन करने के बाद नेगेटिव 0.06 ये वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। ऐसे ही हर एक पॉइंट के लिए निकालना है। आप देख सकते हो कितने पॉइंट है, 2, 3, 4, 5, वैसे और 4 बार ये प्रोसेस करना है और बात खत्म नहीं होगी। मैंने कहा था ना 10 मार्क जितना सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है, पर क्या करे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था x2 y2, उसके अंदर 2, 10.5, इसमें रेसिड्यू कितना आएगा, y2 कैप हमारा होगा 0.04 x2 प्लस 10.32 जो आ रहा है 10.4, यानी जो रेसिड्यू होगा दैट वुड बी y2 माइनस y2 कैप, सो 10.5 माइनस 10.4 विच इज़ इक्वल टू 0.1। इसको सब नोट करते हुए चलना, ये R2 R3 सब आगे काम आने वाला है। सो x3 y3 ये जो था 3, 10.4, तो y3 कैप कितना होगा 0.04 x3 प्लस 10.32, यानी ये 10.44 के बराबर आ रहा है। सो R3 कितना होगा y3 माइनस y3 कैप, सो 10.4 माइनस 10.44, तो ये कितना आ रहा है माइनस 0.04। ये हमारा R3 आ गया। तो अब तक हमको R1 आया है, R2, R3 और R4, R5 भी फाइंड करना है। सो R4 फाइंड करने के लिए x4 y4, सो x4 कितना है 4, 10.5, फिर जो y कैप 4 है दैट इज़ इक्वल टू 0.04 x4 के बराबर
प्लस 10.32 विच इज़ 10.48, और फिर हमको R4 निकालना है तो y4 माइनस y4 कैप, सो 10.5 माइनस 10.48 विच इज़ इक्वल टू 0.02। चलिए आगे बढ़ते हैं x5 की तैयारी, x5 y5 विच इज़ 5 10.5, तो यहाँ पर y5 कैप कितना आ जाएगा 0.04 x5 प्लस, कोई स्टूडेंट मन ही मन सोच रहा होगा सर ट्रिक का क्या हुआ, हर जगह अगर ट्रिक चलता तो लोग पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, पढ़ाई का महत्व ही फिर ख़त्म हो जाता, सिर्फ ट्रिक ट्रिक खेलते। सो वाईफाई माइनस वाईफाई कैप, आई होप आपको आंसर मिल चुका है उस सवाल का। नेवर दिलेस, तो यहाँ पर 10.5 माइनस 10.52, यहाँ पर माइनस 0.02 ये आ रहा है। तो R1, R2, R3, R4, R5 सभी को फाइंड करते हुए एक सुकून मिला है, और ये सुकून को हम आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, ठीक है। जो आपका समेशन ऑफ रेसिड्यू स्क्वायर था वो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर प्लस R5 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, R1 हमारे पास है माइनस 0.06 उसका स्क्वायर, फिर ये है 0.1 उसका स्क्वायर, ये है माइनस 0.04 उसका स्क्वायर, प्लस हमारे पास ये है 0.02 का स्क्वायर, प्लस ये है माइनस 0.02 का स्क्वायर, ये बन रहा है कितना 0.016, ये बन रहा है, ठीक है। कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, आपको पता है ना हमको SST भी निकालना है, SSR आ गया राइट, ये SSR हमने निकाल दिया, SST भी निकालना है। अब वो होगा हमारा तीसरा स्टेप कि SST निकालने के लिए मैंने आपको समेशन y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर कहा था, तो y बार कितना हुआ समेशन y अपॉन n, तो जितने भी y1 y2 y3 y4 y5 है सभी को ऐड कर लो तो ये 52.2 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, ठीक है। सो ये 10.44 हो जाएगा। अब आगे हमको यहाँ पर फाइंड करना है समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वेयर, सो 10.3 माइनस 10.44 का स्क्वेयर प्लस 10.5 माइनस 10.44 का स्क्वेयर प्लस 10.4 माइनस 10.44 का स्क्वेयर प्लस 10.5 माइनस 10.44 का स्क्वेयर प्लस 10.5 माइनस 10.44 का स्क्वायर। देखो ये तीन की तो वैल्यू सेम रहेगी, इनकी अलग रहेगी, बस इतनी सी मेहनत आपको करनी है कि इसको अगर कैलकुलेटर में पुट किया तो 0.0196 आ जाएगा, इससे 0.0036 आ जाएगा, इससे 0.0016 आ जाएगा, ये जो है ये भी 0.0036 है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है, सभी को फिर ऐड कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.032। फाइनली सारे टर्म्स आपके सामने आ चुके हैं, तो अब आंसर की बारी। देयरफॉर आंसर यानी जो आर स्क्वायर चाहिए था दैट इज़ 1 माइनस समेशन आर स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.016 डिवाइड बाई 0.032। सॉल्व करने के बाद 0.5 मत छोड़ना, 0 यहाँ तक आपका आंसर होगा 0.500, क्योंकि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने कहा था तो उतना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
3 वेक्टर्स पी क्यू आर आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, जैसे मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी और ये दोनों अच्छे सवाल थे, बाकी तो यार ठीक ही थे। तो ये एक MSQ सवाल है, और यहाँ पर गेट एग्जामिनर भी एक्चुअली फंस गया था। जब उन्होंने मास्टर की निकाली तो उन्होंने भी आपकी तरह आंसर कहा दैट द करेक्ट आंसर इज A and B, बट द राइट आंसर इज ABD। ये कैसे हो गया सर जी? देखो, कुछ चीज़ें तो आपको पता है दैट हमारी जो वेक्टर्स की कहानी होती है, वेक्टर्स की कहानी में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ चलता नहीं, ये ग्रुपिज्म चलता नहीं। तो ये चलता नहीं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हम खारिज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको देखें तो प्रॉपर्टी क्या कहता है बॉक्स प्रोडक्ट की, ये हमारा है बॉक्स ऑफ RPQ, ये क्या है बॉक्स ऑफ QPR। तो यहाँ पर RPQ है, अगर क्लॉकवाइज जाए, इसमें क्लॉकवाइज जाए तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो RPQ नहीं मिल रहा है, RQP मिल रहा है, इसलिए दोनों के आंसर में एक नेगेशन होना चाहिए। और अगर दोनों के आंसर में नेगेशन होना चाहिए तो दोनों सेम हो नहीं सकते, और अगर दोनों सेम हो नहीं सकते तो ये भी गलत होना चाहिए। पर हुआ क्या, ये कैसे सही हुआ? क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ों को सॉल्व किया तो 0 आ गया, तो 0 कहो या -0 कहो तो दोनों सेम ही होता है, हैंस ये सही हो गया। तो यहाँ पर है ना, खुद गेट एग्जामिनर ट्रैप में फंस गए थे। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, और शायद आप भी फंस गए जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ सिर्फ पढ़ी है उस हिसाब से अगर जाते। वैसे अगर कैलकुलेशन से जाते कि वेक्टर्स दिया गया है, सब कुछ कैलकुलेट करके देख लेते तो कभी आप फंसते नहीं। चलो, तो ईजी वाला क्या है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला मैंने समझाया था दूर के रिश्तेदार की कहानी। चलो इनको पहले डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, मैं लिख दूँ क्या पहले के ट्रैप, तो क्या है आपको भी इजी रहेगा, आपको नोट्स रेफ़र करते टाइम ध्यान में आएगा कि बहुत सारे, अच्छा ये तो MSQ ये मैंने कहा, और फिर मैं आगे बढ़ा था, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको मार्क ही नहीं किया, ठीक है, कह दिया कि ये है रॉन्ग बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, और ये भी है रॉन्ग बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि होना क्या चाहिए कि बॉक्स प्रोडक्ट RPQ शुड बी इक्वल टू माइनस बॉक्स प्रोडक्ट QPR, ये होना चाहिए सही, ठीक है। तो आपने कहा ये 2 ऑप्शन गलत और ये 2 ऑप्शन सही, तो ये है एक ट्रैप। मैं लिख देता हूँ ताकि नोट्स रेफर करने में आपको आसानी हो, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज A, B and D। ये आपका ऑफिशियल आंसर अपडेट हुआ था ये, ठीक है। सो दिस इज ऑफिशियल आंसर। क्यों है ऐसा, अब एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करेंगे ऑप्शन बी से, क्योंकि मैंने कहा था कि ये तो सीधा का सीधा फॉर्मूला है जो मैंने आपको ट्रिक से समझाया था कि दूर के रिश्तेदार। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लास याद है तो P बार क्रॉस Q बार क्रॉस R बार, दूर के रिश्तेदार। तो पहले दूर के रिश्तेदार को देखा तो P बार डॉट R बार, फिर जो बचा है वो बाहर, फिर पास के रिश्तेदार को हम इन्विटेशन भेजेंगे शादी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से, क्या ऐसा ही उन्होंने कहा था? तो P डॉट R बार Q, यस, माइनस P डॉट Q R, तो ये तो सही है। अब ये सही हुआ, इसकी मदद से आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर सही हो गया। अब ऑप्शन ए की बारी। अब ऑप्शन ए में एक लंबा चौड़ा यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसमें वो प्रॉपर्टी जो पड़ी है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है, तब जा कर के आंसर आएगा। ये देखो, ये हमारे पास कहा गया है ऑप्शन ए में। तो पहले इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ तो दूर के रिश्तेदार, तो यहाँ पर P बार डॉट R बार जो बचा है वो बाहर, माइनस हमारे पास के रिश्तेदार P बार डॉट Q बार जो बचा है वो बाहर, ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें भी वही कहेंगे, दूर के रिश्तेदार, सो Q बार डॉट P बार R बार माइनस Q बार डॉट R बार P बार, फिर वही करेंगे। नेक्स्ट दूर के रिश्तेदार हमारे R बार डॉट Q बार, और फिर है P बार माइनस पास के रिश्तेदार R बार डॉट P बार Q बार। तो चलिए अब कैलकुलेशन की बारी, कौन किससे कट रहा है। P बार डॉट R बार ये कांस्टेंट होगा, सो कांस्टेंट इंटू Q। क्या इसी का नेगेशन कहीं पर दिखाई दे रहा है? सर जी यहाँ पर R बार डॉट P कहो या P डॉट R कहो, वो जो कांस्टेंट आपने C माना है तो ये भी C रहेगा। तो ये C इंटू Q, नेगेशन वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला, नीचे वाला नेगेटिव वाला, आपस में ये काट देंगे एक दूसरे को, और ऐसे बाकी लोग एक दूसरे को भी काट रहे हैं, सभी एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसने इसको काटा, ठीक है, ये
क्यू पी नेगेटिव वाला क्यू पी पॉजिटिव वाला एक दूसरे को काटा, ठीक है, और ये वाला इससे कट रहा है, तो सभी एक दूसरे को काट करके जीरो बन रहे हैं। सो एल एच एस इज आर एच एस। जीरो बार कहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो आंसर भी वेक्टर आएगा। सो 0 बार हमारा आंसर होगा, और क्योंकि 0 बार आंसर होगा तो हमने कहा ए भी सही है और बी तो सही था ही। अब सी और डी की चर्चा, सी और डी की चर्चा के अंदर आप बताइए कैसे जाए। चलो पहले सी पर जाते हैं, ठीक है। तो पहले सी पर जाते हैं। चाहो तो आप प्रॉपर्टी से कह सकते हो, बट अगर सर जी 0 आ गया तो इसमें, हाँ जी अगर 0 आ गया तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी जैसे डी में फेल हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दूर के रिश्तेदार वाले कॉन्सेप्ट से, ये जल्दी हो जाएगा रैदर देन डूइंग दी क्रॉस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं पी बार क्रॉस क्यू बार क्रॉस आर बार हमारा बनेगा दूर के रिश्तेदार इंटू क्यू बार माइनस पास के रिश्तेदार इंटू आर बार। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब पी बार डॉट आर बार कैसे मिलेगा? पी बार डॉट आर बार आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, जे कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, के कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, फिर सभी को ऐड। सो 2 + 3 + 4, ठीक है। सो 2 + 3 + 4 कितना आया? ये आ गया सर जी 9, ये आ गया 9, तो यहाँ पर कह देंगे 9, और फिर क्यू कैप के कोएफिशिएंट्स थे 1 2 3, उसको लिख दिया। सिमिलरली पी बार डॉट क्यू बार, ये डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो आप, अब तो सिखा दिया। 1 + 2 + 3, तो आ गया 6 आ गया, तो 6 लिख देंगे, और उसके बाद आर बार के कोएफिशिएंट्स 2 3 4। सिंप्लीफाई कर लो टू गेट द आंसर। दिस इज 9 - 12, 9 - 12 - 3, 18 - 18, 18 - 18 0, ये 27 - 24 जो आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारा LHS आ गया। अब वैसे ही RHS निकालो। यार मेहनत तो बहुत है ये वाले सवाल में, बट क्या ही करे, बिगर मेहनत ये MSQ सॉल्व होते भी नहीं ना। चलो, तो दूर के रिश्तेदार अगेन, फिर पास के रिश्तेदार, तो पी बार डॉट आर बार जो बचा है बाहर, माइनस पास के रिश्तेदार क्यू बार डॉट आर बार पी बार। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। अब मैं बार बार नहीं करते बैठूंगा, आपको बताऊंगा। दिस इज़ सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो ये जो है आपका आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट इक्वल, हैंस ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया रिजल्ट से। और अब बारी है ऑप्शन डी की, कि ऑप्शन डी क्यों सही है। अगेन इसमें 2 मेथड है। आप क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी करते बैठो, वो मुझको मज़ा नहीं आता। क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी जैसे इसमें भी मज़ा नहीं आता ना, क्रॉस डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो, सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये है कि आर बार डॉट पी बार क्रॉस क्यू बार इज़ नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट आर पी क्यू। तो बॉक्स प्रोडक्ट जब भी ओपन करना है तो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, जिसमें आर बार के कोएफिशिएंट पहले, फिर पी बार के कोएफिशिएंट, फिर क्यू बार के कोएफिशिएंट। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। आर बार के कोएफिशिएंट 2 3 4 थे, और फिर हमारे पास पी बार के कोएफिशिएंट 1 1 1 और क्यू बार का कोएफिशिएंट 1 2 3। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप ये भी कह सकते हो कि सर जी हमको डिपेंडेंसी मिल गई। डिपेंडेंसी ये मिली कि अगर मैं रो 1 को देखूँ तो रो 1 कैसा है, रो 2 + रो 3, रो 2 + रो 3, रो 2 + रो 3 इसके बराबर है। सो रो 1 इज इक्वल टू रो 2 + रो 3। ऐसी है? अगर हाँ, और अगर ऐसी है तो यार ये डिपेंडेंसी वाला खेला है। डिपेंडेंसी वाले खेले में हमेशा डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब बात आई RHS की, जो था क्यू बार क्रॉस पी बार डॉट आर बार। यह है बॉक्स प्रोडक्ट क्यू पी आर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ आर बार पी बार क्यू बार, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। और अगर ऐसी बात है तो -0 विच इज़ 0, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये बात सही है। सो डी सही हो गया, सी गलत हो गया, ए एंड बी सही हो गए, एंड हेंस ए बी डी सही हो गया, सिर्फ सी गलत हो गया। तो ट्रैप क्या था? प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये गलत लग रहा था, है ना, बट 0 आने के कारण सही हो गया। और ये 0 आया नहीं, नसीब, ये नॉन ज़ीरो था, इसलिए प्रॉपर्टी से भी ये गलत है और कैलकुलेशन से भी गलत है। जबकि ये वाला प्रॉपर्टी से तो गलत है बट कैलकुलेशन से सही है, क्योंकि एक्सेप्शन वाला केस आ गया।